नंबर पेज में now take one problem. Consider the following set of processes with the length of the CPU milliseconds. This question three terminology is given to you. There are total 5 processes P1, P2, P3, P4, and P5. Burst and BT in millisecond is given to you 10, 1, 2, 1, and 5. Priority is 3, 1, 3, 4, and 2. Now in this question, it is also mentioned that your smallest value of the priority set the highest priority. Any mean priority is set in this question. Now this question contains fourth segment. The processes are assumed to have arrived in order P1, P2, P3, P4, and P5 all at time 0 millisecond. So this is given in the question. The sequence of the process is P1 to P5 and arrival time of each process is assumed to be 0 millisecond. Now, first part you have to find out, draw a Gantt chart that illustrate the execution of these processes using the following scheduling algorithm. So your scheduling algorithm is FCFS, non-preemptive, SJF, priority, scheduling, and RR algorithm. RR algorithm में there is a quantum of any time quantum of 1 millisecond. Quantum equal to 1 ms. So priority scheduling, it is also mentioned in case of priority scheduling कि a smaller priority number implies a higher priority. ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है ना, कि a smaller priority number implies high priority
ऑफ द प्रोसेस सिलेक्शन। तो ये मेंशन है क्वेश्चन में कि किसके लिए, नॉन प्रिंटिव एसजेएफ के लिए। नॉन प्रिंटिव एसजेएफ में नहीं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये चीज मेंशन है कि ये नॉट मीन, यहाँ पर आपका मीन प्रायोरिटी सिस्टम में सेट है, यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मीन प्रायोरिटी प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है। मीन प्रायोरिटी का मतलब है कि मिनिमम द वैल्यू ऑफ द प्रायोरिटी, हाईएस्ट इज द सिलेक्शन process for the particular execution. So process is selected on the basis of lowest value of priority number, smallest value of priority number. यही चीज अगर मैक्स प्रायोरिटी रहेगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, कि अगर क्वेश्चन में ये चीज मेंशन रहेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर इंप्लाइज द हाई प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस सिलेक्शन, देन you have to use the highest priority number as a first selection for the process. तो जो हाईएस्ट होगा उसी के बेस पर पहला प्रोसेस सेलेक्ट होगा। यहाँ पर भी वही चीज है, आपको पता है कि अगर प्रायोरिटी आपका अगर सेम होगा तो वो कैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे प्रोसेस को, एफसीएफएस मैनर में। यानी कि अगर दो प्रोसेस का तीन है प्रायोरिटी, तो प्रोसेस वन सीक्वेंस में पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो P1 को आप प्रायोरिटी पहले देंगे, P1 के बाद P3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहां पर निकालना है फाइंड टीएटी एंड एवरेज टीएटी। अब इसी को लंबा लिखेंगे तो फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम एज वेल एज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस अप्लाइंग ईच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यू हैव टू फाइंड आउट द टीएटी एंड एवरेज टीएटी इन ईच ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो एफसीएफएस में निकालना होगा, उसका एवरेज निकालना होगा टीएटी, हर प्रोसेस का पांचों का पहले टीएटी, फिर एवरेज निकालेंगे, फिर आरआर में निकालेंगे, प्रायोरिटी में निकालेंगे, नॉन प्रिम्प्टिव में निकालेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कंटेन्स फाइंड वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम इन ईच टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एंड द फोर्थ पार्ट इज which of the algorithms results in the minimum average waiting time, ठीक है ना, ओवरऑल प्रोसेस। ओवरऑल सारे प्रोसेसेस में कौन सा एल्गोरिथम जो है वो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोड्यूस करता है। तो whatever discussion occurred till now, you have to apply all the scheduling algorithm in this question. So and the marks, you can say weightage of this question is 12 marks, ठीक है ना। तो entire scheduling algorithm will be checked whenever you are going to solve this problem. तो कुछ लोग को लास्ट क्लास में बोले थे बनाने के लिए, बनाए होंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो पहला मॉड्यूल है सॉल्यूशन में, सबसे पहले ए, तो ए मॉड्यूल में वी हैव टू थिंक अबाउट द गैंट चार्ट। तो एक एक करके आप एफसीएफएस, ठीक है ना, नॉन प्रिम्प्टिव, एसजेएफ, प्रायोरिटी और राउंड रोबिन, ये चार गैंट चार्ट आप बनाएंगे। फर्स्ट एफसीएफएस, तो इन एफसीएफएस ऑल प्रोसेसेस आर अराइव एट 0 मिलीसेकंड। यू हैव 5 प्रोसेसेस, तो यू जस्ट सी P1, P2, P3, P4, P5 में अभी हमको प्रायोरिटी नहीं देखना है एफसीएफएस के लिए, बस टाइम देखना है, अराइवल टाइम सबका 0 है। तो यहाँ पर P1, P2 अप टू P5 में आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है, जो प्रोसेस पहले आएगा
तो हाँ सीक्वेंस इज मेंटेन। तो फर्स्ट P1 जॉब टाइम इसका 10 है, देन P1 के बाद P2 1 है, P3 2 है, P2 1 है, P3 2 है, P4 1 है और P5 5 है। P4 1 और P5 5 19। So this is the Gantt chart for FCFS, in which first come first serve basis per you are seeing the burst time and allocate the process in the particular chart, which is termed as Gantt chart. Non-printive SJF में you are not going to print any process here as like SRTF. तो यहाँ पर नॉन प्रिंटिव में एज पर द नेम इज शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, तो जो जॉब आपका बर्स्ट टाइम जिसका कम होगा सबसे उसको आप एलोकेट करिएगा। अगर टाई होगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आप प्रोसेस सेलेक्ट करिएगा। तो 10 1 2 1 5 में 1 1 आपका सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है 1 मिली सेकेंड का, लेकिन P2 और P4 में टाई हो गया तो P2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कम फर्स्ट FCFS P2 को पहले सेलेक्ट करेंगे फिर P4। तो P2 एलोकेटेड फर्स्ट, तो 0 से P2 का जॉब टाइम यानी बर्स्ट टाइम 1 है, तो 0 to 1, देन P4 2 and then after P2 and P4 P3 is there, 1 के बाद 2 है तो P3 4 and after P3 we have P1 and P5। लेकिन P1 और P5 में P5 का जो है CPU टाइम यानी बर्स्ट टाइम कम है P1, तो पहले P5 कितना है 5 तो 9 और फिर P1 10 19। तो ये दिस इज द Gantt chart for non-printive SJF for priority scheduling। कहाँ पे हाँ non-printive SJF में priority is automatically set on the basis of burst time. Here there is no need to check out the priority of the process. So priority is checked whenever you are doing the priority scheduling. Okay. So whenever you are doing non-printive SJF, whenever you are drawing the Gantt chart for non-printive SJF, then you have to consider, हम लोग ये बात किए थे कि यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं भी होगा तब भी प्रायोरिटी सेट है। प्रायोरिटी का बेसिस क्या है? In priority scheduling, we are checking the priority either in minimum priority or maximum priority basis. तो min priority होगा तो smallest value of the priority number is used for selecting the particular process. तो smallest होगा तो highest priority हो जाएगा उस process का, जिस process का priority smallest होगा। min priority के basis पर, max priority के basis पर जिस process का priority value आपका highest होगा उसको हम select करने के लिए यूज करेंगे। लेकिन इस चीज को हम लोग बात किए थे कि नॉन प्रिंटिव एसजीएफ में क्या है, प्रायोरिटी इज ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड या एम्प्लॉय यू कैन से बाय द बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम इज द प्रायोरिटी, यानी कि सेटिंग ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रायोरिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली आपका क्या है, अब यहाँ पर फिर वही स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी आप जो है स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम is used for selection of the process to inside the CPU। तो CPU में कौन सा प्रोसेस जा रहा है, तो CPU में आपका जो है सबसे स्मॉलेस्ट, जैसे P2 और P4 का सबसे बर्स्ट टाइम कम है, अब यहाँ भी स्मॉलेस्ट मीन प्रायोरिटी ही हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी अलग से प्रायोरिटी नहीं है, बर्स्ट टाइम को ही प्रायोरिटी सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसको देखने का जरूरत नहीं, इस कॉलम को केवल बर्स्ट टाइम को देखना है, और जिसका कम है शॉर्टेज जॉब, इसलिए कहा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, दैट मीन्स द जॉब विच हैज लेस बर्स्ट टाइम compared to the rest of the processes is used, that burst time is used as a priority। ठीक है ना, वही प्रायोरिटी सेट कर देगा कि कौन सा प्रोसेस आपका पहले एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में यू हैव टू चेक आउट द प्रायोरिटी। बर्स्ट टाइम केवल आपको टर्न अराउंड टाइम यानी कि एलोकेशंस और सीपीयू में कितने समय तक वो बना रहेगा उसके लिए यूज होगा, बाकी कौन सा प्रोसेस को पहले आप भेज रहे हैं वो। अब क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि स्मॉलर प्रायोरिटी नंबर इंप्लाइज हाई प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस सिलेक्शन। तो आपका जो प्रोसेस सेलेक्ट हो रहा है वो स्मॉलर प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पर हो रहा है। तो इसमें सबसे स्मॉलर प्रायोरिटी नंबर 1 किसका है, P2 का। तो नॉन प्रिंटिव एसजेएफ में सबसे पहले P2
अब यहाँ पर देखिए कि P2 का CPU टाइम कितना है, 1 है, तो 1 मिली सेकेंड। देन P2 के बाद P5, प्रायोरिटी 2 है, 1 के बाद 2 है, तो P5, और उसका जॉब CPU टाइम कितना है, 5, तो ये 6। इसके बाद 2 के बाद 3 दो में है, P1 में और P3 दोनों में है, तो P1 आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जहां भी टाई होगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो P1 गेट एलोकेटेड फर्स्ट, तो P1 का CPU टाइम है यानी बस टाइम है 10, तो ये 16 हो गया। आफ्टर P1 वी हैव P3, P4 कहां से लाइएगा, P3 2 है, ठीक है, P4 फाइनली 19 ही होना चाहिए आपका गैंट चार्ट में, फाइनल आपका एंड पॉइंट 19 होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल एंड पॉइंट का वैल्यू ये टोटल बस टाइम के से होना चाहिए, यानी कि 10, 1, 11, 2, 13, 1, 14, 1, 15, 14, 5, 19, यानी कि ये 19 आपका फाइनल एंड पॉइंट 19 पर होना चाहिए, चाहे आप कोई भी एल्गोरिथम लगाएं। नाउ नेक्स्ट वन इज द आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्वांटम इज ऑफ 1 मिलीसेकंड, तो 1 मिलीसेकंड का क्वांटम है, 0 मिलीसेकंड से प्रोसेस सभी प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, तो अब प्रायोरिटी नहीं देखना आपको, अब यहाँ पर P1, हाँ, P1 से लेकर P5 तक आपका प्रोसेस जाएगा, तो P1 आपका है 10 मिलीसेकंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए आपका जब बर्स्ट टाइम यानी कि जब क्वांटम कम होता है तो उस कॉन्टैक्ट स्विचिंग ज्यादा होता है, तो P1 चूंकि सारे प्रोसेस 0 मिलीसेकंड से हैं, तो सारे प्रोसेस में किसी तरह का अराइवल टाइम डिफरेंसेस नहीं है, तो एक बार तो सारे प्रोसेस एलोकेट होंगे, उसके बाद फिर आपका जो जो प्रोसेस जिस सीक्वेंस से बचा हुआ है उसके सीक्वेंस से एलोकेट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो P1 एलोकेट हुआ, ये 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, ठीक है। फिर P2 आपका, P2 का जॉब भी 1 मिलीसेकंड का ही होगा, क्योंकि P2 का 1 ही मिलीसेकंड का जॉब है, तो ये P2 आपका ओवर हो गया, यानी फर्स्ट साइकिल में ही P2 कंप्लीट हो गया। देन P3 2 मिलीसेकंड का है, लेकिन ये 1 मिलीसेकंड के लिए CPU को अवेल करेगा रिसोर्सेस, फिर उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, 1 मिलीसेकंड के लिए वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाएगा, फिर वेटिंग से रेडी, फिर रेडी से ये एलोकेट होगा, तो P3 आपका 1 मिलीसेकंड का जॉब बच गया। देन P4 भी 1 मिलीसेकंड का है, तो ये भी आपका जॉब कंप्लीट हो गया P4 का। P5 आपका 5 मिलीसेकंड का है, इसका 4 मिलीसेकंड का जॉब बचा रहेगा, ठीक है। अब P1, P2, P3, P4, P5 में अब जो सीक्वेंस है तो इसमें P2 और P4 आपका कंप्लीटेड है, केवल P1, P3 और P5 है, तो फर्स्ट टाइम P1 एलोकेट हुआ 6 मिलीसेकंड, ठीक है। इसके बाद P2 कंप्लीटेड है, P3 का कितना जॉब टाइम बचा हुआ है, 1, P2 कंप्लीट है, P3 का 1 मिलीसेकंड, तो P1 के बाद P3, P3 के बाद P5 का, इसके बाद 3 मिलीसेकंड का जॉब बचा रहेगा। अब इस सेकेंड साइकिल के बाद अब आपका P1 बचा हुआ है, P2 कंप्लीटेड, P3 कंप्लीटेड, P4 कंप्लीटेड, यानी P1 और P5, तो P1 1 टाइम, देन अगेन P5, नाउ P1 P5 में और कितना बच गया, 1, अब हमको लगता है P1 1, 2, 3, P5 कंप्लीटेड है। अब ये बाकी का सब आप P1 को 1-1 मिलीसेकंड भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट P1 लिख सकते हैं, ये रेस्ट ऑफ द 1 मिलीसेकंड वहां पर कॉन्टैक्ट स्विचिंग नहीं होगा, वो 1 मिलीसेकंड के बाद P1 बना रहेगा, यानी 1-1 मिलीसेकंड के बाद जो क्वांटम सेट है उसमें दूसरा कोई प्रोसेस एलोकेट करने के लिए है ही नहीं, तो ऑल प्रोसेस आर कंप्लीटेड।
तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको ये करना है। अब यही इसी क्वेश्चन में नॉन प्रिंटिव के जगह आपका प्रिंटिव एसजेएफ दिया जा सकता है, ठीक है ना। प्रिंटिव एसजेएफ एसआरटीएफ आपका एल्गोरिथम, ये इसमें चेंजिंग करने के लिए अराइवल टाइम चेंज किया जा सकता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में मिनिमम प्रायोरिटी को यहाँ सेट किया हुआ है, मैक्सिमम प्रायोरिटी दिया जा सकता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको इनकम्प्लीट या जो है इनकरेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अगर वहां पर क्वेश्चन में आंसर हो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इंप्लाइज हाईएस्ट सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना, तो दैट इज आल्सो ओके, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्स प्रायोरिटी और मिन प्रायोरिटी दोनों तरह से सेट किया जा सकता है। मिन प्रायोरिटी का मतलब कि स्मॉलर वैल्यू इज सेट फॉर द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, और मैक्स प्रायोरिटी का मतलब कि हायर वैल्यू इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो हायर द वैल्यू ऑफ द प्रायोरिटी and higher the chance of the selection of process, lower the value of the priority get the chance of selection of the process। तो min priority के लिए ये भी क्वेश्चन हो सकता है, what is difference between min priority and max priority। तो इस क्वेश्चन को भी आप एग्जांपल के बेस पर डिस्कस कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट में टीएटी या डब्ल्यूटी आपको पता है कैसे निकाला जाता है, तो ये दोनों आप कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे ना ऑनलाइन में। तो इसको गैंट चार्ट के बेसिस पर टीएटी ऑफ ईच प्रोसेस निकालेंगे, उससे एवरेज टीएटी निकाल देंगे। तो एवरेज टीएटी सबका होगा, यानी कि आपका जो एवरेज टीएटी है बी पार्ट में, टीएटी ऑफ प्रोसेस 1 2, या इससे अच्छा है आप एक टेबल बना लीजिए। हाँ, हर एक का एक अलग अलग टेबल बनाना होगा, ठीक है ना। फॉर एफसीएफएस, फॉर नॉन प्रिम्प्टिव एसजेएफ, फॉर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फॉर राउंड रोबिन आरआर एल्गोरिथम। तो फॉर एफसीएफएस यू जस्ट टेक द प्रोसेस आईडी, ठीक है ना। तो P1, P2, P3, P4, P5, and then you need in FCFS you do not need a priority, only you need a burst time, because arrival time is 0 mentioned in the question। AT is 0 millisecond for all processes, ठीक है ना। According to the question, arrival time is 0 millisecond for all processes। तो burst time 10 1 2 1 5, तो burst time है दिया हुआ। तो अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम है, तो इससे क्या निकल जाएगा, कंप्लीशन टाइम। एक कंप्लीशन टाइम पहले निकालेंगे, और देन टीएटी टर्न अराउंड टाइम इज व्हाट, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड देन वेटिंग टाइम। तो योर टीएटी इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, your waiting time is equal to turnaround time minus burst time। तो CT completion time, अब यहाँ देखेंगे गैंट चार्ट में P1 का completion time क्या है, P2 का, P3 का, P4 का, हाँ। तो 10, इसको नीचे जोड़ते चले जाइए, 11 के बाद इसको जोड़ दीजिए 13, ये 14 और ये 15 19, P5 is 19। तो 19 मिलीसेकंड के बाद P5 कंप्लीट है, 14 13। देन यू कैन फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज CT। तो जो कंप्लीशन टाइम है 0 मिलीसेकंड के लिए, अराइवल अगर 0 है सबका, तो जो कंप्लीशन टाइम होगा वही आपका टर्न टाइम। व्हाई वी इंसर्ट दिस कॉलम, बिकॉज इफ द अराइवल टाइम इज डिफरेंट देन यू हैव टू मेंशन दिस कॉलम। ये कॉलम का जरूरत पड़ेगा। अगर अराइवल टाइम डिफरेंट होगा तो अराइवल टाइम से आपको पहले सीटी और अराइवल टाइम से टर्न अराउंड टाइम आपका क्लास में है, निकल के बात, क्लास से निकल के बात करते हैं।
तो टर्न अराउंड टाइम इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द कंप्लीशन टाइम 10, 11, 13, 14 एंड 19. तो वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 10 minus 10 that is 0, 11 minus 1 10, 13 minus 2 14 minus 1 14. तो अब इसके बेसिस पर आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एवरेज TAT इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 1 to 5, ठीक है ना, TAT ऑफ PI डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ये हो गया आपका TAT. इसको जोड़ देंगे तो इसका टोटल कितना है 67 बाई 5, 65, 13.4 है. तो सिमिलरली ये हो गया. तो इसी तरह से आप नॉन प्रिडिक्टिव SJF प्रायोरिटी और इसका कर लेंगे. तो पहले बी नंबर में आपको ये चारों का अलग अलग करना होगा. TAT हर एल्गोरिथम में TAT निकाल कर एवरेज TAT निकालेंगे तो दूसरा कंप्लीट होगा. और फिर तीसरे सेक्शन में यही काम आपको चारों के लिए वेटिंग टाइम निकालने के लिए करना है, ठीक है. और फिर पांचवें में आपको ऑब्जर्वेशन देना है, कंक्लूजन देना है कि जो भी आप ABC में किए उसमें C पार्ट को देखकर बताना है कि मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम किस प्रोसेस के लिए होगा. मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम आई थिंक दैट SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए आपका मिनिमम वेटिंग टाइम होगा. तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. दूसरा में बाकी का तीनों को करना है और तीसरा में फिर वही चारों के लिए वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए, और पांचवें में C के बेसिस पर. तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा. कंप्लीट ये 12 मार्क्स क्वेश्चंस रहता है. इसमें वेरिएशंस हो सकता है, जैसे बताया कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चेंज किया जा सकता है, वैल्यू चेंज हो सकता है, आपका प्रायोरिटी का वैल्यू चेंज हो सकता है, मिन प्रायोरिटी के जगह मैक्स प्रायोरिटी किया जा सकता है, ठीक है ना. बट द वे ऑफ आस्किंग रिमेंस सेम. क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा, ठीक है. तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग. तो फर्स्ट वी डिस्कस मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का मतलब है, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, बेसिकली देयर आर वेरियस प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इनसाइड द सिस्टम, ठीक है ना. एंड एज पर CP शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज कंसर्न, वेरियस एल्गोरिथम इज आल्सो यूटिलाइज्ड बाय ईच प्रोसेस. हर प्रोसेस जो है एक सर्टेन टाइप ऑफ एल्गोरिथम को यूज करता है. तो इनसाइड आवर सिस्टम देयर इज अ सिस्टम प्रोसेस, देयर इज सम इंटरैक्टिव प्रोसेस, देयर इज सम बैच प्रोसेस, ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू यूजर प्रोसेस यू कैन से, ठीक है ना. तो इसमें प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट, यानी कि जैसे टॉप से डाउन जाते हैं, जैसे आप मेमोरी हायरार्की देखते हैं, तो मेमोरी हायरार्की में स्टोरेज कैपेसिटी आपका इंक्रीज कब करता है, डिक्रीज कब करता है. नहीं, अगर हम मेमोरी हायरार्की की बात करें, पढ़े होंगे ना फंडामेंटल में. अगर ये ट्रायंगल देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे. ये अगर CPU है आपका, तो ये CPU से क्लोजेस्ट क्या होगा, CPU रजिस्टर्स, इसके बाद कैश मेमोरी, इसके बाद प्राइमरी मेमोरी, और सबसे नीचे सेकेंडरी मेमोरी. तो मेमोरी हायरार्की जब आप डिस्कस करते हैं तो इसमें दो फैक्टर आप डिस्कस करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट, स्टोरेज कैपेसिटी, और दूसरा फैक्टर आपका क्या है, स्पीड. स्पीड ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ मेमोरी. तो विच वन इज इंक्रीज, यानी स्टोरेज कैपेसिटी कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है. CPU से डिस्टेंस बढ़ेगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगा.
यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर ज्यादा होगा, प्राइमरी मेमोरी का कैश मेमोरी से ज्यादा होगा, कैश मेमोरी का रजिस्टर से ज्यादा होगा स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक इसका रिवर्स स्पीड, स्पीड जैसे जैसे सीपीयू से क्लोज होता है रिस्पांस फास्ट होता है, यानी कि सीपीयू से क्लोजेस्ट इनसाइड दिस क्लासरूम आप रिस्पॉन्ड फास्ट करेंगे, इस क्लासरूम से कोई बाहर होगा उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, और इस बिल्डिंग से कोई बाहर होगा उसका और ज्यादा होगा, इस पटना एरिया शहर से बाहर होगा उसका और ज्यादा। इसी के बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर इंटायर नेटवर्किंग है, जो आगे डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ पढ़ेंगे। तो जो ग्राफ टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस। आप जो बोलते हैं लैन मैन वैन किसी कॉन्सेप्ट पर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू नोड अगर कम है तो लैन है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाए तो मैन है, ज्यादा हो जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब है, वैन है। यानी इंटरनेट का जरूरत कब पड़ेगा, जब हमारा जो नेटवर्किंग जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब में होगा, तो वैन एरिया वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट की जरूरत होगी। मैन में यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल अगर आपका है तो इंटरनेट से काम हो जाएगा। अब बैंकिंग, कोई बैंक का ब्रांच है तो इंटरनल ऑपरेशन ऑपरेटिव करने के लिए, इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए इंटरनेट इज efficiently work, but to access any information through worldwide network there is a internet inclusion। तो इंटरनेट के अंदर इंटरनेट यूज हो सकता है। तो जो आप पढ़े होंगे नेटवर्किंग में इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इज फॉर बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर नेटवर्किंग है तो दैट इज एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो अपना सेल्फ प्राइवेट नेटवर्किंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हर बैंकिंग का अपना इंट्रानेट होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके थ्रू वो अपने इंटरनल रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, तो उनका इंटरनल रिसोर्स जो है वो इंट्रानेट से एक्सेस होता है। अगर उसमें किसी तरह का वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट इंक्लूड किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इंटरनेट के अंदर इंटरनेट यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी स्पीड आपका कब होगा, तो प्रोसेसर रजिस्टर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा कैश मेमोरी के कंपेयर में। कैश मेमोरी का स्पीड प्राइमरी मेमोरी कंपेयर में ज्यादा होगा, और प्राइमरी मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो सीपीयू से दूरी बढ़ेगी, स्पीड घटेगी। इस क्लासरूम से जैसे जैसे बाहर जाइएगा प्रोसेसिंग स्पीड घट जाएगा। क्लासरूम आइएगा तो अभी क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, अगेन ऑफलाइन में स्पीड ज्यादा रहेगा, ऑनलाइन बैंडविड्थ नेटवर्क बहुत तरह का रिसोर्स प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अभी इसके पहले क्लास था, कंटिन्यू था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ऑनलाइन नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, ऑनलाइन डिस्कनेक्टेड बट ऑफलाइन इज कंटिन्यू। तो देयर इज नो इशू फॉर ऑफलाइन, तो ट्राई टू बी ऑफलाइन। ठीक है ना, इफ देयर इज नो एनी प्रॉब्लम तो ट्राई टू अटेंड द लेक्चर इन ऑफलाइन मोड, नो नीड टू अटेंड द लेक्चर इन ऑनलाइन मोड बिकॉज देयर इज सो मेनी हैजार्ड्स इन ऑनलाइन मोड। नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत तरह का है, कभी केबल प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी डिस्कनेक्टेड, कभी रिकनेक्टेड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चलते रहता है। तो ये क्यों है, क्योंकि आपका डिस्टेंस बहुत दूर है। आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसमें ये नेटवर्क इशू आ सकता है, लेकिन ऑफलाइन मोड में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है डिस्कनेक्टेड बट क्लास टू बी कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है ना, ऑनलाइन विजन नहीं हो पाएगा ड्यू टू नेटवर्क, ऑफलाइन मोड में चलते रहेगा। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में भी वही चीज है कि देयर इज ए सिस्टम प्रोसेस, देयर इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस, देयर इज सम बैच प्रोसेस। तो प्रायोरिटी यहाँ जैसे हम लोग प्रायोरिटी सीपीयू से क्लोजेस्ट के बेसिस पर दिए, तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा, सिस्टम। सबसे टॉप लेवल में जो आपका प्रोसेस है वो सिस्टम प्रोसेस है। यानी कि फर्स्ट लोडेड प्रोग्राम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम पर बहुत सारा प्रोसेस एलोकेट होता है, लेकिन पहला एलोकेशन किसका होता है, पहला एलोकेशन ओएस का होता है। यानी सम पार्ट ऑफ द रैम इज ऑक्युपाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेनेवर द सिस्टम इज बूटेड। जैसे ही सिस्टम बूट होगा, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में बूट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर फर्स्ट प्रोग्राम, देन आफ्टर several programs, several processes there as per your request.
तो सिस्टम प्रोसेस, देन इंटरेक्टिव प्रोसेस. इंटरेक्टिव प्रोसेस इज द प्रोसेस विच इज सबमिटेड और जनरेटेड एज पर द यूजर व्यू. यानी वट एवर व्यू यूजर सबमिटेड, यानी वट एवर रिक्वेस्ट यूजर सबमिटेड, दैट इज द इंटरेक्टिव वन. आपको एमएस वर्ड में काम करना है, तो एमएस वर्ड को रिक्वेस्ट सबमिट किया तो एमएस वर्ड ओपन हुआ. एमएस वर्ड इज द इंटरेक्टिव प्रोसेस. वो जो आपका प्रोसेस जनरेट हुआ एमएस वर्ड के लिए, दैट इज द इंटरेक्टिव वन. बट बिफोर एमएस ऑफिस, बिफोर एमएस वर्ड, देयर इज सम सिस्टम प्रोसेस गोइंग ऑन. So if system process work in a proper manner, then after any process get allocated on the RAM. Otherwise there is no chance to allocate any process over there. अगर बूट नहीं होगा सही से तो रैम पर आप कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे, इंटरेक्टिव होगा ही नहीं. तो प्रायोरिटी लेवल सबसे हाईएस्ट किसका है? सिस्टम प्रोसेस. देन आफ्टर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस, वैसे वैसे प्रायोरिटी कम होता जाएगा. जैसे मेमोरी हायरार्की में सबसे ज्यादा आपका स्पीड प्रोसेसर रजिस्टर का है. फिर आप सी में पढ़े होंगे, सी में स्टोरेज क्लास पढ़े हैं कि नहीं? स्टोरेज क्लास अभी शुरू हुआ है. स्टोरेज क्लास में आप पढ़ेंगे ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर. इसमें पहला जो 3 है ये मेमोरी ऑपरेशन करता है, और ये जो है आपका रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ठीक है. कितने तरह का वेरिएबल यूज करते हैं प्रोग्राम में? वेरिएबल कितना तरह का यूज करते हैं प्रोग्राम में? एनीवन इन ऑनलाइन मोड? कोई बताइए. आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है? चेक कीजिए. हेलो, आवाज? हाँ यस सर, आ रही है. हाँ बताइए, कितना तरह का वेरिएबल यूज करते हैं? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना तरह का वेरिएबल यूज करते हैं? आप बताइए, आप लोग बताइए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल यू आर यूजिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप पाइथन पढ़ लिए हैं, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इसमें मगध होंगे जो स्विच किए हैं, तो वो क्यू बेसिक भी पढ़ लिए होंगे. कितना तरह का वेरिएबल यूज करते हैं? इस क्लासरूम में जितने लोग बैठे हैं, ये सब इस क्लासरूम के लिए क्या है? लोकल है या ग्लोबल है? हाँ, ग्लोबल है या लोकल है? और इस क्लासरूम से बाहर जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं वो, यानी कि वेरिएबल 2 तरह का यूज करते हैं प्रोग्राम में, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल इज द लोकल फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन. इफ यू आर यूजिंग मेन फंक्शन, if you declare the variable inside the main function or inside the for loop, a loop control, inside the control decision control structure, then that variable is localized for that particular section only. Or global variable is the variable which is declared outside of any function, so you can access that variable in main function or any user defined function. Okay na? So the same variable name is used by main function or as well as the user defined function also. Then how can you access the particular global variable? अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं int a equal to 10 और इसी चीज को main के अंदर लिख रहे हैं int a equal to 20, तो अगर हम printf करेंगे, आप C++ कंपाइलर पर लिखिएगा क्योंकि आप मोस्ट प्रोबेबली उसी पर लिख रहे होंगे. तो अगर आप यहाँ पर हमको a को प्रिंट कराए, तो ये बताइए कि इसमें a का कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? a इक्वल टू 20 प्रिंट होगा या a इक्वल टू 10 प्रिंट होगा? हाँ, ये ग्लोबल है, ये आपका लोकल है. a इक्वल टू क्या होगा? अगर हमको a इक्वल टू 10 प्रिंट करना होगा तो क्या करना होगा? एक्सटर्नल टू ऑपरेटर, यानी स्कोप एक्सेस ऑपरेटर यूज कर लेना होगा ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करने के लिए. तो आप a का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 20 पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं. यानी अगर आप चाहें
तो इसको सम कर सकते हैं दोनों को, वेरिएबल एक ही वेरिएबल से दोनों काम हो जाएगा। सी आउट ए प्लस ए, दैट मीन्स ये आपका 10 वैल्यू और ये आपका 20, रिजल्ट क्या आ जाएगा 30, वेरिएबल एक ही है। ठीक है, तो ये इस वैल्यू वेरिएबल का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसका स्कोप ज्यादा है, इसका स्कोप डिलिमिटेड है। इसका स्कोप ज्यादा कैसे, अभी इसको समझ लीजिए। ऑनलाइन में जो बैठे हैं डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, तो हो सकता है इसके बाद दूसरा क्लास कोई अदर कोई एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पे यूज हो जाएगा। लेकिन जो ऑफलाइन मोड में है वो बाउंडेड है, डिस्कनेक्ट भी हो गया तो जब तक ये क्लास ओवर नहीं होगा तब तक आपको बने रहना होगा, क्योंकि हम आपको बने रहने देंगे। जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक आपको बने रहना पड़ेगा, आपका स्कोप वहां लिमिटेड हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये लोकल वेरिएबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसी के लिए यूज कर रहे हैं। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में सिस्टम प्रोसेस का प्रायोरिटी सबसे हाई है। सिस्टम प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई है, इसका मतलब है कि सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तभी कोई इंटरेक्टिव प्रोसेस आएगा। अगर सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कोई इंटरेक्टिव प्रोसेस को आने का चांस ही नहीं बैठेगा। यानी कि अगर ओएस इंस्टॉल नहीं है, अगर आपका सिस्टम बूट नहीं हो रहा है, तो आप चाहकर भी एमएस ऑफिस, टैली, पावर पॉइंट कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मेमोरी हायरार्की है, उसी तरह से देयर इज ए हायरार्की। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड लोएस्ट प्रायोरिटी। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी में क्या है, सबसे पहले आपका है सिस्टम प्रोसेस। सिस्टम प्रोसेस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे मेमोरी हायरार्की का प्रायोरिटी सेट किए, तो सिस्टम प्रोसेस सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यानी आपका नेक्स्ट जैसे जैसे नीचे आएंगे आपका प्रायोरिटी हाईएस्ट से लो की तरफ जा रहा है। यानी सिस्टम प्रोसेस के बाद देयर इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस, एंड देन वी जस्ट डिस्कस द थ्योरी, देन इट इज क्लियर टू यू। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस, अब इसका प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट थोड़ा कम हो गया। Then there is some several processes. That's why it is known as multi-level queue scheduling. क्योंकि number of processes is in queue and priority is set on the basis of the various zone. यानी कि अलग-अलग zone है आपका system interactive, then interactive editing process. Then there is a batch processes and there is some user processes, है ना। अब यहाँ जैसे हम लोग मेमोरी हायरार्की में यहाँ सबसे स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हाईएस्ट यानी कि मेमोरी which is closer to the CPU has highest speed. तो जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा CPU के वो हाईएस्ट स्पीड होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज फॉर सिस्टम प्रोसेस एंड 1 by 1 यूजर प्रोसेस इज और लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। लोएस्ट प्रायोरिटी का मतलब हुआ कि बैच प्रोसेसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस और इंटरेक्टिव एडिटिंग में क्या डिफरेंस है, एनीवन? इंटरेक्टिव एडिटिंग और इंटरेक्टिव प्रोसेस, व्हाट इज डिफरेंस? उसमें कुछ अपडेट करना, यानी ऐसा कोई प्रोसेस जनरेट हुआ, जैसे आप फाइल हैंडलिंग जॉब करते हैं तो फाइल हैंडलिंग में आप एडिटिंग भी करते हैं, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि मोड ऑफ एक्सेशन क्या आपका, रीडिंग मोड है, राइटिंग मोड है, अपेंडिंग मोड, रीड राइट दोनों है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रिंट कर रहे हैं तो एक फाइल में बहुत सारा पेजेज होगा, तो वो बैच प्रोसेसेस का पार्ट आ जाएगा। यानी कि इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस के बाद बैच प्रोसेस में क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक प्रिंटिंग भी एक एग्जांपल हो सकता है बैच प्रोसेसिंग का।
whenever you are giving print command to file, and that file contains several pages. So if the file contains 10 pages, then at a time all the 10 pages is not get printed from the printer. प्रिंटर के थ्रू एक एक करके प्रिंट होगा, तो जॉब आपका कहाँ रहेगा? जब पहला पेज प्रिंट हो रहा होगा तो बाकी का पेज कहाँ रहेगा? देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्पूल, जिसमें वर्ब लगा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए, स्पूलिंग. तो योर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, यानी कि जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपका जो डिवाइस है वो साइमल्टेनियस आपका ऑन है. पेरिफेरल यहाँ पर क्या हुआ? प्रिंटर को आप बोल सकते हैं, क्योंकि पेरिफेरल में इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज सब आ जाता है. अगर पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं तो पेरिफेरल डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ इनपुट, आउटपुट एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस. तो आपका जो पेरिफेरल है वो साइमल्टेनियसली, कंटिन्यूअसली ऑनलाइन होगा, तो जॉब आपका क्यू में होगा, फुल क्यू में होगा. तो जब तक आपका वो प्रिंट नहीं होगा, जैसे आपका क्या है कि 10 पेज आपने प्रिंट दे दिया, अब उसमें 4 ही पेज है, तो 4 पेज के बाद प्रिंटर पेज डिमांड करेगा, इंसर्ट पेज, इंसर्ट पेज. देयर इज अ मैसेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन कि पेपर आउट, आपका जो है प्रिंट करने के लिए पेपर नहीं है, तो सप्लाई करिए पेपर. क्यों? क्योंकि उसके जॉब यानी पुल में देयर इज सर्टेन जॉब इन वेटिंग. तो वेटिंग में है, क्यों है? क्योंकि रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल. तो यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्स टू फाइनलाइज द ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव आप जैसे ही पेपर ट्रे में डालेंगे इनिशिएट हो जाएगा, पेपर डालेंगे ओके करेंगे इनिशिएट हो जाएगा. यानी कि इंटरप्शन अकर ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्स इनएडिक्वेसी. इनएडिक्वेट, इनकम्प्लीट रिसोर्स के चलते इंटरप्ट जनरेट हुआ. जैसे ही वो रिसोर्स पूरा कर दिया, इंटरप्ट ओवर हो गया, तो जो जिसके लिए वेट कर रहा था वो ओवर हुआ, तो फिर से वो री जनरेट कर लिया. तो अंडर मल्टी क्यू शेड्यूलिंग यू जस्ट राइट एज वी नो दैट, इसको लिखिए, मेंशन कीजिए, लिखिए, लिखेंगे नहीं, लिखिए एज वी नो दैट, ऑनलाइन मोड में भी लिखिए, एज वी नो दैट there are various processes executed inside the system, into different groups, full stop. A common division is made between foreground, जिसको आप बोल सकते हैं इंटरेक्टिव, एंड बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड दैट इज बैच. Division is foreground and background processes, full stop. These processes have different response time, requirements, and so may have priority कर दीजिए, may have different priority, just एंड सो के बाद सर फिर से बोलिए. रिक्वायरमेंट एंड सो they, yeah, and so may have different scheduling needs. And different scheduling needs means different scheduling algorithm is needed. Different scheduling needs. In addition, comma,
foreground processes may have priority ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ये प्रायोरिटी जो है ये एक्सटर्नली आपका जो है डिफाइंड होता है। may have priority within parenthesis, right? Externally defined, may have priority externally defined, parenthesis close, externally defined over background processes, over background processes, over background processes। एक्सटर्नली डिफाइंड का मतलब यहाँ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नली डिफाइंड? यूजर के बेसिस पर, ठीक है ना। यूजर ये फिक्स करेगा कि अब यूजर को पता है ना कि हमको एमएस वर्ड यूज करना है कि पावर पॉइंट यूज करना है, तो इंटरेक्टिव प्रोसेस जो भी होगा वो यूजर तय करेगा कि किसका प्रायोरिटी है। उसको लगता है कि अभी हमको कोई फाइल पर लिखना है, कुछ फाइल को अपडेट करना है, तो हम एमएस वर्ड में काम करना है। उसको लगता है कि कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो वो एमएस पावर पॉइंट यूज करेगा। आपको लगता है कि नहीं सी में प्रोग्रामिंग करना है, तो हम कंपाइलर ओपन करेंगे। यानी ये टोटली एक्सटर्नली डिफाइंड होता है, बिकॉज द सेम सिस्टम इज यूटिलाइज एंड एक्सेस बाय डिफरेंट रिसोर्स पर्सन इन ए डिफरेंटली। यानी एक ही सिस्टम को आपका भाई आप अपने हिसाब से यूज करेगा, आप उसको अपने हिसाब से यूज करेंगे, आपके पापा अपने हिसाब से यूज करेंगे, मम्मी अपने हिसाब से यूज करेंगे। That means the same device, same resource is accessed by different resource person in different manner, so that's why it is externally defined। है ना, एक्सटर्नली इंटरेक्टिव प्रोसेस हमेशा एक्सटर्नली डिफाइंड होगा, ठीक है। जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, जो आपका बैच प्रोसेसेस है, वो हो सकता है सिस्टम बेस्ड हो या यूजर बेस्ड हो। जैसे प्रिंटिंग का कमांड दिए, तो प्रिंटिंग कमांड आपने जनरेट किया है, तो प्रिंटिंग कमांड में जो फाइल प्रिंट हो रहा है वो बैच प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया, क्योंकि वो फाइल सिंगल पेज का नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस आर देयर, और सारे पेजेस एक बार में प्रिंट नहीं होंगे। ये भी ऑन आ रहा है, अच्छा ये वो ले लीजिए। फॉरग्राउंड बैकग्राउंड, तो foreground process interactive process, background is batch process, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। और मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, नो राइट, MLQ यू कैन राइट, MLQ कैपिटल में लिख सकते हैं, मल्टी लेवल क्यूइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मल्टी लेवल क्यूइंग शेड्यूलिंग जो आगे मेमोरी मैनेजमेंट में इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, जहां पार्टीशनिंग करेंगे, फिक्स्ड पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो a multi-level queue scheduling algorithm partitions the ready queue into several separate queue mentioned in the above diagram, MLQ scheduling। ये जो डायग्राम बनाए हैं, हाँ, सेवरल सेपरेट क्यू के QUEUE सेपरेट क्यू, ठीक है। फुल स्टॉप। द प्रोसेसेस आर परमानेंटली assigned to one queue, permanently assigned to one queue, comma, generally based on some property of the process, such as, what is the property? You just see property of the process, प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, कोई बताएंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेस, आप बहुत सारा प्रोग्राम लिखते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सबसे प्राइम प्रॉपर्टी क्या होता है?
whenever you are writing program, what is your prime property of your program? प्रोग्राम का सबसे प्राइम प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले कौन काम करता है? 2 नंबर को जोड़ना है, क्या करेंगे? एल्गोरिथम छोड़ दो, प्रोग्राम में आ जाओ, सीधे प्रोग्राम में आ जाओ। सी में कोड कर रहे हैं आप, पहला 2 स्टेज कर लिए, प्रॉब्लम डिफाइन कर लिए, प्रॉब्लम एनालाइज कर लिए, आप तीसरे फेज में कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग के लिए आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, सी लैंग्वेज या पाइथन, तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 2 नंबर को जोड़ने के लिए क्या सोचेंगे आप? इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए क्या लेंगे? वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल ऐसे ही ले लेंगे, तय करेंगे कि वेरिएबल कितने साइज का होगा, कितना साइज का डेटा रख सकते हैं, उसका रेंज क्या होगा, ठीक है, लेते हैं ना। तो ये रेंज लेते हैं, तो वहां पर क्या है, किसी भी वेरिएबल का रेंज लेने के लिए आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर वेरी करता है। अब इससे किसी भी डेटा टाइप का आप साइज निकाल सकते हैं। बिट, यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ बिट, नंबर ऑफ बिट, यानी 1 बाइट में कितना बिट होता है? 2। 1 बाइट में कितना बिट होगा? 8 बिट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम अगर हम n का वैल्यू 8 बिट लेते हैं, इसका मतलब ये 1 बाइट के बराबर है। तो 8 बिट का कोई डेटा टाइप का यूज करना होगा, तो उसका रेंज कितना होगा? ये आपका रेंज इससे तय होगा। तो रेंज क्या हो जाएगा? 2 to the power n-1 to n-1 -1। यहाँ पर n क्या है? तो 8 - 1 to that is what? -2 to the power 7 to 2 to the power 7 - 1, that is -128 to 127। ये आपका कैरेट डेटा टाइप के लिए है। In C you are using char data type of 1 byte. Similarly for integer you have 2 byte. So 2 byte that means 16 bit. So just place the value of n 16. So -2 to the power 15 to 2 to the power 15 - 1 कितना हो जाएगा? -32,768 से 32,767, एक कम। तो बहुत बार क्या है कि आपको रेंज लिखने में दिक्कत आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है हमेशा डेटा टाइप्स, तो यू कैन यूज दिस वन, ठीक है ना। और वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि -32,768 से 32,767 बताए, आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 15 to 2 to the power 15 - 1। दिस इज द रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको रेंज बताना है फ्लोट का, तो आपका पता है कि 4 बाइट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं -2 to the power 21 to 2 to the power 31 - 1, that is the range of float as well as long, दोनों float data type। Are you getting the point? तो यहाँ पर property of the process, why I discuss this thing, because you are already aware about this। आप सी लैंग्वेज या पाइथन में जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वहां पर ये डेटा टाइप तो यूज करते हैं जब सबसे पहले। तो प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेसेस में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? मेमोरी साइज। सबसे पहले आप सिस्टम परचेज करने जाते हैं या मोबाइल लेने जाते हैं, तो आप पहले देखते हैं कि रैम का साइज कितना है, क्योंकि वही सब कुछ करवाएगा। आपके सिस्टम में फोन में मेमोरी 128 GB है, रैम आपका जो है 1 GB है, तो 128 GB आपका कितना एप्लीकेशन रख सकता है, लेकिन यूज तो 1 ही GB होगा, एक्सेसिंग तो आपका 1 GB ऑक्यूपाई करेगा। तो हर बार आपको एप्लीकेशन बंद कर करके दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना होगा। व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट रैम? बिकॉज यहाँ पर जो मेमोरी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें आपका ओएस भी रहेगा, और वो ओएस सिस्टम प्रोसेस बाकी सारे प्रोसेस को एलोकेट करेगा। तो बाकी सारे प्रोसेस एलोकेट तब होगा ना जब ओएस का जो जगह है, अब 512 MB रैम में आप यूज करना चाहिएगा, ठीक है ना। डीप लर्निंग के लिए आपका लैपटॉप एफिशिएंट नहीं है, तो अब उसका रैम का कैपेसिटी उतना रैम होगा ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या कोलैबोरेटर यूज करते हैं, कोलैब यूज कर रहे हैं, ड्राइव यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो सारा डेटा सेट यूज करेंगे अपने सिस्टम पर,
तो आपका सिस्टम ओवरलोडेड होगा और हैंग कर जाएगा, ठीक है ना। तो यू जस्ट यूज द गूगल ड्राइव और कोलैब, यू जस्ट यूज दैट कोलैबोरेटरी टू एक्सेस, बिकॉज कोलैब लेने से आपको और ये भी बेनिफिट है कि आपका बहुत सारा रिसोर्स को आपको इंस्टॉल नहीं करना है, वो रिसोर्स आपका इंक्लूडेड होता है। जैसे आईडीई में क्यों काम करते हैं, कोई आईडीई में काम करने, अभी जैसे HTML आप कर रहे हैं, HTML को नोटपैड में लिख रहे हैं तो आपको सिंटेक्स क्लियर हो रहा होगा। आईडीई में कोई काम करेंगे तो सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा, आप जैसे ही टाइप करेंगे पॉपअप मेनू में वो डिस्प्ले हो जाएगा, आप उसका सिंटेक्स फॉलो कर लेंगे क्योंकि पूरा सिंटेक्स दिया हुआ है। अभी आपको सिंटेक्स याद करना होगा, तो डेवलपर और अभी बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख रहे हैं देख देख कर, डेवलपर के लिए वो जरूरी है आईडी, क्योंकि उसको इतना समय नहीं है कि वो सारे सिंटेक्स को याद करे, वो सीधे लिखेगा और सारे टैग को याद करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द बेनिफिट, क्योंकि उसमें लाइब्रेरी आपको इंक्लूड हो जाता है, लाइब्रेरी आप यूज करें। तो पहला चीज मेमोरी साइज, देन दूसरा प्रोसेस प्रायोरिटी, यानी व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। थर्ड वन इज द प्रोसेस टाइप। मेमोरी साइज यानी कितना साइज मेमोरी में ऑक्युपाई करेगा, प्रोसेस प्रायोरिटी की व्हाट इज द प्रायोरिटी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ सिस्टम प्रोसेस, उसके बाद इंटरेक्टिव एडिटिंग, इन बैच प्रोसेस, फिर यूजर प्रोसेस, धीरे धीरे लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ जा रहे हैं। प्रोसेस टाइप, वेदर योर प्रोसेस इज सिस्टम प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, यूजर प्रोसेस, ये जो है वेरियस टाइप ऑफ द प्रोसेसेस होगा, उससे ये तय होगा कि आपका मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में कौन सा प्रोसेस के लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़े आप, RR, प्रायोरिटी, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यू कैन इजीली एनालाइज कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर विच टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो सिस्टम प्रोसेस में what do you think, which types of scheduling algorithm you are using? Why it is called multi-level queue scheduling? Because here the processes are subdivided into various level and that level is maintained under queue, because that level is stored where, under RAM, ready queue. So ready queue automatically maintain the process in queue में maintain करता है। तो one by one ये process आपका allocate होगा। तो आपको अब ये बताना है कि आपका जो प्रोसेस है उसमें कौन सा प्रोसेस के लिए, यानी कि सिस्टम प्रोसेस के लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज होगा, इंटरेक्टिव के लिए कौन सा यूज होगा। आप देखिए इंटरेक्टिव प्रोसेस के लिए आप बोल सकते हैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, क्योंकि जो एप्लीकेशन आपका शॉर्टेस्ट सीपीयू टाइम ऑब्जर्व करता है वो जल्दी ओपन होता है, और जिसमें समय ज्यादा लगता है उसको थोड़ा ओपन होने में समय लगता है। ओपन तो दोनों ही होता है। तो What about the system process? सिस्टम प्रोसेस के लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा, and which scheduling algorithm is preferred for lowest priority process? Lowest priority process के लिए कौन सा scheduling algorithm यूज होगा? हाँ, तो इसको आप एक बार देख के आइएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद इसी से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें क्वांटम यूज करेंगे, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, यानी MLQ। MLQ, that is multi level queue, that is not MLQ, MLQ, right? Multi level feedback queue scheduling, MLFQ, multi level feedback queue scheduling।